स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के प्रीलिम्स 360 सीरीज़ में। तो हम लगातार 3 दिन से लगातार क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी पे लगे हुए हैं। और ये टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है केवल, ये मेंस के लिए भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये टॉपिक्स के एनालिसिस है ना, वो बड़े ही इन डेप्थ में है। ठीक है, आपके पास मेंस में अगर 50 शब्द का कोई क्वेश्चन आता है, आप यहीं से उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। आपके पास 100 शब्दों का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप उनका आंसर यहीं से कर सकते हैं। इवन आपके पास अगर 150 शब्दों का भी कोई अच्छा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, तो आप उसको यहीं से टैकल कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि डीएनए लगातार 2-3 दिन हो गए हैं नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि थोड़ा मेरे को स्वास्थ्य में, मतलब मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम है, हेडेक वगैरह हो रहा है मुझे। और जो ये 2 क्लासेस का भार है, ये लगातार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, मैं कल अपना स्क्रीन टाइम देख रहा था ना, तो 15 घंटे दिखा रहा था वो स्क्रीन टाइम। तो मैं चाहता हूं कि अब इसका कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए या अल्टरनेट डे करे जाएं। जैसा भी होता है मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम में भी बता दूंगा। ठीक है, तो जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपने उपराष्ट्रपति ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति बड़े ही डिटेल में है। और आपके पास मैं आपको एक ट्रिक देके जाऊंगा जिससे आप उपराष्ट्रपति के सारे ही आर्टिकल क्या कर दोगे, आज ही याद कर दोगे। मतलब आप ये सोच के चलो कि 3 दिन हो चुके हैं और हम 18 टॉपिक्स को कर चुके हैं अभी तक कंप्लीट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज आपके 18 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपके 3 टॉपिक पॉलिटी के हो गए, 3 टॉपिक इकोनॉमिक्स के हो गए, 3 टॉपिक ज्योग्राफी के हो गए, 3 टॉपिक साइंस के हो गए, 3 टॉपिक आपके हिस्ट्री के हो गए, और 3 ही टॉपिक आपके क्या हो गए, उत्तराखंड के भी समाप्त हो चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और लगातार मतलब हम क्या करते रहेंगे, ऐसा ऐसा करते करते हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने ओजोन परत भी ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा ओजोन परत मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जैसे कोर इन्फ्लेशन होती है या हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन भी आज हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, फिर जो हम आज हिस्ट्री में देखेंगे, तो आज हम देखेंगे सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट को देखेंगे जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और यहाँ से भी प्री में भी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और साथ साथ में मेंस में भी ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि उत्तराखंड की जनजातियां हैं, सॉरी जनजातीय जनसंख्या है, सॉरी यहाँ पर जनजाति ही नहीं है बल्कि एसटी और एससी दोनों की ही क्या है, जनगणना है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के बेस पे ये आंकड़े हैं। अब आपको मैं करंट अफेयर से एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो अब 2027 की जनगणना होगी वो कैसे आधारित होगी, ऐप आधारित होगी या फिर मैनुअल आधारित होगी, ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हमने ये डीएनए में कवर कर दिया है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है इस जनगणना के लिए, आप मुझे इसका भी क्या देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। जितना आप लिखेंगे, चाहे आप टाइप करेंगे चाहे आप अपने नोट्स बनाएंगे, जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, और जब आपको याद होगा तो तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रीलिम्स जैसी चीज़ों को पास कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अब ये जो कल का टॉपिक देखे थे हमने, बंदरगाह देखे थे, मौलिक कर्तव्य देखे थे, एसडीजी हमने देखी थी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश भारत में क्या कर रहा था, शिक्षा का विकास देखा था, और कुमाऊं परिषद को भी हमने खत्म किया था। तो ये 6 टॉपिक करे थे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कोपेन पढ़ा था, लोकपाल लोकायुक्त पढ़ा था, फेरा फेमा पढ़ा था, अकाल आयोगों के बारे में पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था, और उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे, अमूमन क्या होता है कि डीएनए में आप पुराने लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इस सीरीज का एक भी लेक्चर मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग नए नए लेक्चर्स में जुड़ रहे हैं वो पुराने जरूर लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये आप आज भी देखेंगे। ठीक है, जो आज के टॉपिक है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्री में हमेशा से क्या मिलते हैं, क्वेश्चन से मिलते हैं। जो भी लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ना चाहते हैं, कहीं पर मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे मेंस का आंसर लिख के बताना चाहते हैं, या मैं जल्दी ही इस पे क्या करूंगा, 100 लोगों के जुड़ते ही क्या कर दूंगा, टेलीग्राम में इन्फोग्राफी शुरू कर दूंगा। ठीक है, इन्फोग्राफी शुरू कर दूंगा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये इन्फोग्राफी। और देखो ये तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, किसी के भी पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप कोई किसी भी अच्छे से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं ना, और आप उनको बोलते हैं कि सर हमको इन्फोग्राफी दीजिए, ठीक है, तो उस इन्फोग्राफी के भी आपसे 2 और 3 हज़ार रुपए लिए जाएंगे।
ठीक है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लिए फ्री इनिशिएट में हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस सीरीज़ को थोड़ा सा लोगों के पास पहुंचाने, मतलब शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है ये सब बनाने में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी मेरा सहयोग करें और थोड़ा इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो उपराष्ट्रपति से हमेशा ही क्या होता है, प्री में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो वो क्वेश्चन बनता है ना, अब वो टफ बन रहा है, मतलब वो क्या बन रहा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनने की बनता है अब। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को पूरा ही समाप्त कर देंगे, मतलब इससे बाहर आपके पास कभी भी आपके प्री में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, इससे बाहर कभी भी आपके पास क्या नहीं आ सकता, प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। और मैं मेंस की भी गारंटी देता हूँ कि अगर उपराष्ट्रपति के बारे में आपके पास लिखने के लिए आता है, इवन 150 शब्दों का आंसर आपके पास अगर लिखने के लिए आता है, ये सबसे बड़ा आंसर होता है आपके पेपर में। ठीक है, मेंस में। ठीक, पीसीएस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इसका आंसर भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं केवल इतने से टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, और ये इतना नहीं है, ये लक्ष्मीकांत का ही कहीं ना कहीं क्या है और रिफाइन करके आपको क्या बताया गया है, ये सारे डेटा बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिवेंशन से देखते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान देखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, चुनाव, कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, सारे आर्टिकल्स को भी क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पर एक ओवरव्यू के लिए ये जान लो आपकी भारत का उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तो 63वें आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होंगे। ठीक है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, यह आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको मुझे एक आंसर, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा मैं करता हूं, और आपके टॉपिक्स इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ना कि आपको फिर फर्दर कभी पढ़ने की जरूरत ऐसे इसको किसी किताब से नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि हमने उपराष्ट्रपति का जो पद लिया है वो किस संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से हमने भारत का उपराष्ट्रपति पद लिया है। ठीक है, आप मुझे जरूर से इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, फिर अगर इसकी योग्यताओं की बात करते हैं, हम उपराष्ट्रपति जी के योग्यताओं की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहला क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो, जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, कल हम क्या करूंगा कि मैं राष्ट्रपति वाला टॉपिक भी लाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक बात होती है कि राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा राष्ट्रपति के पास क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो वैसे ही राज्यसभा का जो सभापति होता है या जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके पास क्या होना चाहिए भैया, तो राज्यसभा के सदस्य बनने की उनके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और फिर एक योग्यता और भी है उनकी कि वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी, तो वो किसी भी लाभ के पद पर क्या नहीं होनी चाहिए, आसीन नहीं होने चाहिए। कौन, जो क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है, वो क्या होता है, निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है, इसमें वोट कौन देता है, तो इसमें वोट कौन देता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य देते हैं, दोनों सदनों के सदस्य देते हैं, इसको याद रखना। और जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, मतलब जो लोकसभा के सदस्य होंगे, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई निर्वाचित मनोनीत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो सभी सदस्य होते हैं, मतलब चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, वो दोनों ही सदस्य क्या करते हैं, या दोनों ही सदनों के सदस्य क्या करते हैं, इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा के भी राज्यसभा के भी सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, उसमें क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें केवल और केवल निर्वाचित लोग ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। कल हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो हम वहां पर इसको पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको उपराष्ट्रपति टॉपिक पे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर ये बात है। फिर जो इनका चुनाव प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह वोटिंग गुप्त होता है, ठीक है। तो गुप्त तो सारे ही वोटिंग्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है। और ये एकल संक्रमणीय मत भी हम किस में देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में। हम जब एकल संक्रमणीय मत पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, डिटेल से क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। मतलब वहां पर हम देख लेंगे कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, अभी आप इसको बस ऐसे ही देखते हुए चलो, ठीक है, ऐसे देखते हुए चलो। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक फैक्ट्स हैं उसको आप क्या करते चलो, नोट करते चलो। आपके पास आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है, ठीक है। तो आप वहां पर इसको क्या करते रहो, लिखते रहो, ठीक है। फिर इनका जो कार्यकाल होता है या त्यागपत्र होता है वो कैसा होता है, तो जो इनका कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो जो इनका कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, 5 वर्षों तक होता है, ठीक है। और ये पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। और त्यागपत्र, वे अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। अब इनका रिमूवल कैसा होगा, मतलब इनका अगर हटाने वाली बात होगी तो वो कैसे होगी। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात तो ये आप याद रखना कि जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उनके लिए जो महाभियोग होता है, महाभियोग किस पे लगता है भैया, राष्ट्रपति पे लगता है। किस पे लगता है, राष्ट्रपति पे लगता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लगता है, महाभियोग लगता है। तो उसमें ऐसी कोई भी जटिल प्रक्रिया को क्या नहीं किया जाता है, अपनाया नहीं जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया को क्या नहीं किया जाता है, अपनाया नहीं जाता है, ठीक है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा के में ही लाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए या उनको उनके पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है प्रस्ताव, तो केवल राज्यसभा में लाया जाता है। यदि राज्यसभा प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी की से प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा उससे सहमत हो तो उन्हें क्या होता है, उन्हें आराम से क्या हटाया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखो इस बात को याद रखना कि राज्यसभा में हमेशा कैसा बहुमत चाहिए, तो प्रभावी बहुमत चाहिए। लेकिन लोकसभा में क्या चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। और साधारण बहुमत क्या होता है, 50+1 मतलब 50 से एक ज्यादा, वो क्या होता है, साधारण बहुमत होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो प्रभावी बहुमत होता है वो कितना होता है, 2/3 होता है। तो इस बात को भी आप क्या करना, नोट करके रखना। हटाने से 14 दिन पहले ही उन्हें क्या देना होता है, नोटिस देना अनिवार्य है। तो इस बात को याद रखना आपकी उपराष्ट्रपति को हटाने, जब उन पे क्या उनको हटाने की बात करी जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारे जगदीप धनखड़ थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनको पद से हटाया गया है, ठीक है, उनको पद से हटाया गया है। अब आप मुझे बताओ कि वर्तमान समय में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। अब आप मुझे ये बताओ कि वर्तमान समय में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अब इनकी थोड़ा पावर्स की बात कर लेते हैं और कार्य की बात कर लेते हैं, मतलब इनके पावर और फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो उपराष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से दोहरी भूमिका होती है। पहली भूमिका तो क्या होती है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। और दूसरी बात ये होती है कि कभी राष्ट्रपति अगर क्या हो जाए, अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग के कारण क्या हो जाए, उसका पद खाली हो जाए, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। कौन, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के पास हमेशा क्या होती है, दो भूमिकाएं होती हैं। पहली भूमिका तो वो क्या करेगा, राज्यसभा का सभापति रहेगा, पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि उपराष्ट्रपति हमेशा क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका मुख्य कार्य राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना है, ठीक है। क्या है उनका मेन काम, तो राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता करना है। दूसरा है कि वे सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। भाई जब भी राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का जब सत्र बैठता है तो वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर वो अनुशासन बनाने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। वे सामान्य स्थिति में वोट नहीं देते। देखो वहां पर क्या होता है कि वो सामान्य स्थिति में कभी भी वोट नहीं देते, लेकिन अगर कभी क्या हो कि किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष के वोट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब पक्ष से भी 50 वोट पड़े और विपक्ष से भी 50 वोट पड़े, तो जो निर्णायक वोट होगा वो कौन देगा, वो देगा अपने उपराष्ट्रपति देंगे, ठीक है। तो वो कौन देंगे, अपने उपराष्ट्रपति देंगे। तो ये क्या करते हैं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बोला था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु
सॉरी, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमेशा क्या होता है, जब भी राष्ट्रपति का पद किस वजह से खाली हो जाएगी, तो राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या वो अपना त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग के द्वारा उनके पद को खाली कर दिया गया है, मतलब उन पर अगर महाभियोग चला और वो महाभियोग सफल हो गया, उनका पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति को क्या होगा, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। लेकिन वो कितने समय तक बनेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 महीने तक ही वो क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। इसी बीच क्या हो जाएगा, नए राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। और 6 महीने बाद हमको क्या मिल जाता है, नया राष्ट्रपति मिल जाता है। देखो इसमें दो क्या हो जाते हैं, दो सिचुएशंस बनती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा समय है, अगर क्या है, बहुत ज़्यादा समय है, अगर बहुत ज़्यादा समय है तो क्या होता है, देखो 6 महीने का तो क्या होता है, अपने पास टाइम है, ठीक है। तो 6 महीने में ही चुनाव प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। और 6 महीने के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, नया राष्ट्रपति चुना जाता है। कौन चुना जाता है, नया राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन एक टाइम पर ऐसा होता है कि माना कि नए चुनाव और जब राष्ट्रपति की मृत्यु हुई या उसने त्यागपत्र दिया या महाभियोग चला, तो उसी बीच क्या होता है कि माना 2 महीने के बाद क्या होना था, नया राष्ट्रपति का चुनाव होना था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो उपराष्ट्रपति रहेगा, 2 महीने तक तो राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन तब तक क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ही नए राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, नियुक्ति शुरू हो जाती है। तो तब यहाँ पर क्या नहीं होता, कोई वैसा चुनाव नहीं होता कि 2 महीने के लिए भी चुनाव करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। फिर तब नया राष्ट्रपति चुनेगा और वो क्या बन जाएगा, जब नया राष्ट्रपति बनेगा तो वो जो पुराना उपराष्ट्रपति है वो वापस क्या बन जाएगा, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना था वो वापस क्या बन जाएगा, अपना उपराष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इनसे फॉर्म हो जाता है, क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, अपने दिमाग में रखना है। वे अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर रह सकते हैं, इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और वेतन भत्ते मिलते हैं, और वे राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या नहीं करते, काम नहीं करते। जिस टाइम पे वो ये कभी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि जब भी क्या हो, जब भी उपराष्ट्रपति क्या बने, राष्ट्रपति बने, तो क्या वह उपराष्ट्रपति का भी निर्वहन करेगा, वो उन कार्यों का भी निर्वहन करेगा, तो वो ऐसा नहीं करता। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो वो राज्यसभा के सदस्य उपसभापति के रूप में भी कार्य नहीं करता, और उपराष्ट्रपति के पद वाला भी कार्य नहीं करता। वो केवल और केवल कौन सा कार्य करता है, जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं केवल और केवल उन्हें ही करता है। तो ये क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट उनकी शक्तियां और कार्य हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ नहीं, सारे अनुच्छेद देख लेते हैं। और ये सारे अनुच्छेद से कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, किसमें, प्री में, ठीक है। प्री में आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको हमेशा ये अलर्ट रहना है कि जब भी आप क्या पढ़ें, अनुच्छेद पढ़ें, तो आप किसी भी अनुच्छेद को हल्के में नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है, आप किसी भी अनुच्छेद को क्या नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। कभी भी कोई भी अनुच्छेद आपके क्वेश्चन फॉर्म के रूप में आ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, हमेशा एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान स्पष्ट करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद यूएसए के संविधान से प्रेरित है। देखो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से प्रेरित है, तो वो कहां से प्रेरित है, अमेरिका से प्रेरित है। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा, ठीक है। अगर किसी ने गलत किया तो वो सुधार लो, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं करा तो ये बहुत गलत बात है। देखो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी परम कर्तव्य होता है कि उस मेहनत में और मेहनत करना, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि मेरी मेहनत के बदौलत आप कोई भी पेपर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपको अपनी मेहनत भी उतने ही प्रभावी ढंग से करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। और इतना सब कुछ टाइप करना ये कोई आसान बात नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक। और ये ऐसा नहीं है कि किसी भी किताब से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। जो ये डेटा है ना, ये 3-4 किताबों से लिया गया डेटा है, ठीक है। और जब भी हम पढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब कोई भी अगर जब आपको कुछ भी चीज़ पढ़ाता है ना, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्या करता है, मेहनत करता है आपके लिए। तो आपका भी परम कर्तव्य है कि लगातार जो भी क्वेश्चन मैं आपको बीच में पूछता हूँ या इसी बीच में आपको बहुत सारे MCQ मिलेंगे, और जो MCQ हैं वो बहुत अच्छे लेवल के MCQ हैं, ठीक है। तो आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वह अपने आप राज्यसभा का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि जो भी क्या बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। एक बार प्री में क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा का सभापति निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में है, तो वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 64वें आर्टिकल में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान भाई वह कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए उसके पास, तो उसके पास कोई क्या नहीं होना चाहिए, लाभ का पद भी धारण नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आर्टिकल 64 के बारे में। अब बढ़ते हैं हम आर्टिकल 65 के बारे में। तो अनुच्छेद 65 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना मतलब एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, मतलब जब प्रेसिडेंट नहीं हो, या तो वो विदेश यात्रा पे हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया गया हो, हटाया गया हो, तो आर्टिकल 65 के दौरान क्या होता है, उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वह त्याग पत्र दे दे, या उसे हटा दिया जाए, या महाभियोग लग दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो आप हमेशा यह याद रखोगे कि 65वें आर्टिकल में क्या है कि उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, मतलब क्या बन जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, और ना ही सभापति का वेतन लेते हैं। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति के वेतन, उनको जो वेतन मिलता है, तो फिर उनको कौन सा वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है। तो हमने 63वां आर्टिकल देख लिया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। हमने 64वां आर्टिकल देख दिया। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, हमने आर्टिकल 65 देख दिया कि वो क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अब है उसका 66, मतलब उसका 66 नहीं, अनुच्छेद 66 है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो चुनाव कौन से आर्टिकल में है, तो 66वें आर्टिकल में है। ठीक है, निर्वाचन मंडल, इसमें संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, वो क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के उसमें क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में केवल मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति में क्या क्या होता है कि मनोनीत जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं वो क्या नहीं करते, वोट नहीं लेते। अब आपको मुझे बताना है कि राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में देखो, आप इस क्वेश्चन को मुझे जरूर बताना कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और लोकसभा में ये मनोनीत सदस्य होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनको खत्म कर दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा इन्हें खत्म कर दिया गया है। देखो, जो ये इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस है ना, ये आप जरूर अपने, चाहे आपको अगर नहीं आते तो गूगल कर लेना, लेकिन कुछ भी करना, चाहे आप किताब से देखना, गूगल करना, लेकिन जरूर कर लेना। ठीक है, जो ये मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी केवल और केवल क्या करूं, स्पून फीडिंग करूं। मैं नहीं चाहता कि आप पूर्ण तरीके से मुझ पे आश्रित हो जाएं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर इनके आंसर देना। ठीक है, इनकी योग्यता क्या होती है, तो इनकी योग्यता होती है कि भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ठीक है, ये क्या करते हों, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। तो 66वें आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव है। 66वें आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, फिर 67वां आर्टिकल 67 क्या है, टेन्योर है, इनका कार्यकाल है, टर्म ऑफ ऑफिस है। ठीक है, तो ये कितने समय तक कार्य करते हैं, तो भैया 5 साल तक काम करते हैं। ठीक है, 5 साल तक काम करते हैं। हटाना, इनका रिमूवल कैसा होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से शुरू होता है, केवल और केवल राज्यसभा से शुरू होता है। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन से आ सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन से क्या लिया जा सकता है, प्रस्ताव लिया जा सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो केवल और केवल क्या होता है भैया, राज्यसभा से ही प्रस्ताव शुरू किया जाता है, राज्यसभा से ही प्रस्ताव शुरू किया जाता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा इसे तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत मतलब से पास करती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि राज्यसभा में उस टाइम पे जितने भी सदस्य क्या हों उपस्थित हों, उनके इफेक्टिव मेजोरिटी से क्या होता है, ये प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन लोकसभा से कैसी चाहिए भैया, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। लोकसभा से कैसी मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति से अलग और आसान है, इस बात को याद रखना। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, देखो यहां पर ना मैं आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, इसको हटाने के लिए हमेशा क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया आती है। क्या आती है, महाभियोग की प्रक्रिया आती है। क्या आती है, महाभियोग की प्रक्रिया आती है। ठीक है, इंपीचमेंट शब्द का यूज होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्या होता है, इंपीचमेंट वर्ड का यूज हुआ है। कहां पर हुआ है भैया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में क्या हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो वो प्रक्रिया है उसको क्या बोला गया है, महाभियोग बोला गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, क्या बोला, उसमें कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं है। उसको हटाने के लिए ऐसा नहीं बोला गया कि उस पर महाभियोग होगा। ठीक है, हम बहुत गलतियां करते हैं, ये करते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। नहीं, ये कभी भी आपके पास क्या आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, तो उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एक चीज और भी बता देता हूं मैं आपको, जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया हो, वहां पर भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को आप याद रखना। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात की जाए, वहां पर भी महाभियोग शब्द का यूज नहीं होता है। कभी भी ये स्टेटमेंट गलत मत करना। केवल और केवल भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही क्या हुआ है, महाभियोग शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का यूज किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति या जो हमारे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको हटाने के लिए कभी भी क्या नहीं किया गया है, महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया गया है। इस बात को क्या करना, आप याद रखना। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही क्या करता है, एग्जामिनर खेल जाता है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 67 आर्टिकल पढ़ लिया, अब है 68वां आर्टिकल। 68वां आर्टिकल क्या बोलता है कि पद में रिक्ति को भरने का समय। ठीक है, पद में रिक्ति को भरने का समय। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, मतलब समाप्त होने वाला हो, तो चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही क्या किया जाता है, करा दिया जाता है, ताकि हमको क्या मिल जाए, नया उपराष्ट्रपति मिल जाए, नया राज्यसभा का उपसभापति मिल जाए। यदि उपराष्ट्रपति की क्या हो जाए, आकस्मिक कारणों से या किन्हीं कारणों से मृत्यु हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दें, तो यह हटाने के कारण पद क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो चुनाव क्या होता है, यथाशीघ्र, मतलब एज सून एज पॉसिबल, ऐसा पढ़ते हैं ना आजकल के बच्चे। ठीक है, तो क्या होता है, यथाशीघ्र क्या होता है कि भैया चुनाव करा दिया जाता है। राष्ट्रपति के तरह 6 महीने की समय सीमा यहाँ नहीं लिखी गई है। देखो इस बात को भी याद रखना, इसमें ये नहीं बोला गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज पेपर में आ सकती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रीलिम्स 360 सीरीज है, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, न कि बचे हुए समय के लिए। तो जो भी नया, देखो क्या होता है कि जैसे माना कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। देखो माना एक उपराष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, एक उपराष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, माना आज तारीख कितनी है, 2 फरवरी है। ठीक है, 2 फरवरी है। अब ये तो 5 साल के लिए चुना जाएगा ना, 5 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 2026 है, और 26 में अगर 5 जोड़ो तो 31। ठीक है, 26 में तो 5 जोड़ो तो 31, मतलब 2031 तक के लिए क्या है, ये उपराष्ट्रपति बनेगा। माना किन्हीं कारणों से क्या होता है कि 2 फरवरी 2027 में क्या होता है कि ये अपना क्या करते हैं, इनकी कोई मृत्यु हो जाती है, माना, ठीक है, ये वैसा शब्द, ठीक है, माना ये त्याग पत्र दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा कि जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो 2031 तक के लिए बनेगा, नहीं। यहाँ पर जब भी चुनाव होगा तो वो अगले 5 सालों के लिए बनेगा, मतलब 2032 तक बनेगा। ठीक है, इस बात को आप क्या करना, याद रख लो। ठीक है, ये आपके पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। और यहीं पर क्या होता है, जो लोग कहते हैं ना कि सर हम बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, हम बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर पेपर में पता नहीं क्या होता है, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो ये छोटी छोटी ही चीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या
क्या नहीं होता, आप सही आंसर को टिक करके नहीं आ पाते। ठीक है, ये छोटी छोटी ही जो चीज़ें होती है ना, ये हमेशा आपके दिमाग में क्या हो जाती है, डालमडोल हो जाती है कि ये रहा होगा, कि ये रहा होगा, कि ऐसा रहा होगा या वैसा रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण तरीके से बताया जा रहा है, आपको इसको एक एक चीज़ को आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 69 में क्या है, शपथ है, उनकी क्या है, ओथ है। उनकी ओथ के बारे में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो ये बात आप याद रखना कि उपराष्ट्रपति को ओथ कौन करता है, उपराष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, तो वो कौन दिलाते हैं, अपने राष्ट्रपति जी दिलाते हैं उनको ओथ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उपराष्ट्रपति को ओथ कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। जो मैं आपको बता रहा था ना कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसी किसी भी आकस्मिकता पड़ने पर स्थिति में, ठीक है, जो अध्याय में वर्णित ना हो के लिए कानून बना सकती है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य करने पड़े। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो 71वां आर्टिकल है, तो वो क्या है, चुनाव संबंधी विवाद। माना कि इनके चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसको हमेशा कौन देखेगा, तो उसको हमेशा कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, और उसका निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने इनके सारे आर्टिकल पढ़ दिए। ठीक है, सारे आर्टिकल का मतलब 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, 65 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में वो कार्य करेंगे, 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, 67 में उनका कार्यकाल, 68 में अगर उनके रिक्त मतलब अगर उनका पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का रिक्त हो जाता है, तो उनको भरने का समय, उस पद को भरने का समय। 69 में उनकी ओथ, उनकी शपथ है। 70 में क्या है कि अन्य आकस्मिकताओं को पढ़ने पर, ठीक है, अन्य आकस्मिकताओं पर पढ़ने पर वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को कृत्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। और 71 में क्या है कि भैया अगर उनके चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसे कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल क्या है, डिटेल्स हैं। जैसे नामांकन। नामांकन क्या होता है, जब इनका चुनाव होता है ना, तो वहाँ पर जो नामांकन होगा इनका, वो कैसा होगा, तो उसमें भैया 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की जरूरत होती है। यहाँ पर क्या होती है कि उपराष्ट्रपति को क्या चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए या उम्मीदवार का नाम के लिए कम से कम क्या होती है, 20 सांसदों या 20 प्रस्तावकों का क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए उनके पास, और 20 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए भैया कितने होने चाहिए, मिनिमम 50-50 होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। आप इस डिटेल को कहीं पर नोट करके लिख लो। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, एक जमानत राशि को भी भारतीय रिजर्व बैंक में रखते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए एक जमानत राशि को क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो आरबीआई में 15,000 जमा करने होते हैं इनको। ठीक है, 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। और अगर किसी को ये क्या 1/6 वोट ना मिले, मतलब टोटल वोट के 1/6 वोट ना मिले, तो वो उनकी जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। ठीक है, माना कि 3 लोग हैं, 3 लोग उठे, ए बी सी उठा, ए बी सी चुनाव में उठे, माना सी वाले बंदे को, मतलब जो सी वाला उम्मीदवार है उसको क्या नहीं मिले, 1/6 वोट नहीं मिले, तो जो उसकी 15,000 की जमानत होगी ना, जो उसने 15,000 रुपए जमानत की करी होगी कहाँ पर, आरबीआई में, तो वो क्या हो जाएगी, आरबीआई में जमा हो जाएगी। वो आरबीआई उसे क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो इनकी सैलरी है, जो इनका वेतन है, तो संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं है। संवैधानिक रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं है। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी क्वेश्चन पेपर आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को वेतन, क्या संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन निर्धारित किया गया है। तो कहीं आप उसमें न समझ लो कि हाँ किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं है। हमारे संविधान में कोई भी बात ये नहीं लिखी गई कि उपराष्ट्रपति के लिए इतना वेतन होगा। उनको उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता। उनको किस चीज़ का वेतन मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति का उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। फिर दोहरी सदस्यता नहीं। यदि कोई सांसद या विधायक उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो जिस दिन वो क्या बने, कुर्सी संभाले, किसकी, उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाले, उसी दिन क्या होता है, संसद या विधानसभा सीट को उसको क्या करनी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए कि उनकी सैलरी के बारे में, कि उपराष्ट्रपति पद की उन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलती, जबकि उनको हमेशा सैलरी किस चीज़ की मिलती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक ट्रिक है, देखो उसका निकास शनि, इससे आप क्या कर सकते हैं, सारे आर्टिकल को याद कर सकते हैं। उसका निकास शनि, देखो उसका में ऊ से है 63 आर्टिकल। ठीक है, पहले 63 आर्टिकल में ऊ मतलब होता है उपराष्ट्रपति, तो 63वें आर्टिकल में हम क्या पढ़ते हैं कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, उसका सा मतलब होता है सभापति, सा मतलब क्या होता है, सभापति। और ये कौन से आर्टिकल में है, 64वें आर्टिकल में है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये सभापति होंगे, कहाँ के सभापति होंगे भैया, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे ये। ठीक है, फिर है का क्या है 65वें आर्टिकल में, और का मतलब है कार्य, तो ये राष्ट्रपति के रूप में भी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, फिर निकास में नी है, और ये 66वें आर्टिकल में है। तो निकास में क्या बोला गया है भैया, निर्वाचन बोला गया है। तो 66वें आर्टिकल में क्या बताई गई है, इनकी निर्वाचन प्रक्रिया बताई गई कि एकल संक्रमणीय पद द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर निकास में भी का है, तो इसमें क्या है 67वें आर्टिकल में, और इसमें बताया गया है कार्यकाल, इनका टर्म बताया गया है, और ये कितने समय तक होते हैं, तो 5 साल तक होते हैं। चुनाव जब भी हो ये हमेशा कब तक बने रहेंगे, 5 साल तक बने रहेंगे। निकास फिर आता है सा मतलब 68वें आर्टिकल में है, और इनका समय है, तो इनके पद को भरने का समय की बात की गई है। ठीक है, ये हो गया। फिर सा से शनि, सा मतलब 69वें आर्टिकल में, और यहाँ पर क्या है, शपथ है, और नी मतलब है निर्वाहन, तो ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। और 71 में क्या है, 71 में है भैया निर्वाचन, 71 में क्या है, अगर इनके वोटिंग में क्या हो जाता है, कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कौन संभालेगा, तो उसको अपना सुप्रीम कोर्ट संभालता है। ठीक है, उसको अपना क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट संभालता है। 71वें आर्टिकल में देखा ना हमने, चुनावी संबंधी विवाद के बारे में पढ़ा, तो वो कौन संभालता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट उसको क्या देता है, निर्णय देता है। तो आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, इन सारी जो जितने भी आर्टिकल हैं और आर्टिकल के बारे में जो भी चीज़ें हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किया है। ठीक है, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर मैंने आपको क्या बताया, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में बताया। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, हमारे दिमाग में होती है कि हमेशा हमें क्या करनी होती है, स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं हम, कि हमें हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्मार्ट स्टडी मतलब कभी शॉर्टकट नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी मतलब कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। अपने दिमाग से इस बात को निकाल लो कि स्मार्ट स्टडी मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम पे और शॉर्टकट से पढ़ लो। कभी भी शॉर्टकट किसी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं। पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आपको केवल आर्टिकल याद करने, तो आप आर्टिकल कैसे याद कर लो, किसी ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, और आर्टिकल के साथ साथ उनके बारे में जो जो बातें बताई गई हैं वही आप यहाँ पर कर दो। जैसे उपराष्ट्रपति पद, सा से सभापति, का से कार्य भी करेगा, नी से निर्वाचन होगा, का से फिर कार्यकाल उसका बताया गया, फिर सा से समय बताया गया, फिर सा से शपथ बताया गया, फिर नी से निर्वहन बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इसको कहते हैं। इसको नहीं कहते कि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि देखो क्या होता है, आप सोचते हो कि इसको छोड़ दो, ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है, अगर अगले दिन क्वेश्चन वहीं से आ गया तब कैसा करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्मार्ट स्ट्रेटजी मतलब कभी भी किसी चीज़ में शॉर्टकट लाना नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्या है, MCQ है, ये आपके लिए क्या है, MCQ है, और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि कुछ लोग इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, ये जो MCQ है ना, एक बार आप जब इसको करोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं ओजोन परत के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फिनोमिना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके पास हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन की परत हमने कौन से यूनिट में नापते हैं, तो डॉप्शन में नापते हैं। ठीक है, लेकिन आज आप जैसे ओजोन को पढ़ोगे ना, आपने इससे पहले और इससे बेहतर कभी ओजोन नहीं पढ़ा होगा, इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें O3 मतलब जिसमें ओजोन गैस O3 की सांद्रता अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक होती है। देखो कल हम जो पढ़ेंगे ना, मैं कल आपको बता दूंगा कि वायुमंडल की परतें होती है। जैसे सबसे नीचे होता है शोभ मंडल, सबसे नीचे होता है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ। सबसे नीचे होता है शोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे होता है शोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है समताप मंडल। ठीक है, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है मध्य मंडल। तो जो यहाँ पर ओजोन परत होती है ना, वो हमेशा किस वाले एरिया में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है हमेशा ओजोन परत। ठीक है, वो कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि
18 किलोमीटर की ऊंचाई पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन परत सबसे मोटी होती है। मतलब उसका घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो 18 किलोमीटर पे क्या होता है कि ओजोन का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ओजोन का घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यह सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ओजोन परत सबसे मोटी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर घनत्व कितने दूरी पे होता है, तो लगभग 18 किलोमीटर पे क्या होता है, लगभग 18 किलोमीटर पे सबसे मोटी ओजोन की परत हमको क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। देखो होता क्या है, जब ऑक्सीजन में एक और अणु ऑक्सीजन का मिल जाता है तो वो O3 बनता है, और O3 क्या होती है, ओजोन गैस होती है। अब इस ओजोन का ना पता क्या होता है, ये रंगहीन, ये क्या होती है, हल्के नीले रंग की होती है। सबसे पहले तो क्या होती है कि हल्के नीले रंग की होती है, और इसकी जो गंध होती है ना वो तीखी गंध होती है। ठीक है, और ओजोन जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द ओजेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूंघना, जिसका अर्थ क्या होता है, सूंघना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब जो इसकी स्थिति है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सौर मंडल फिर समताप मंडल, तो जो समताप मंडल होता है यह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है। और जो हम कल भूगोल में जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, कल हम इन मंडलों के बारे में ही पढ़ेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब एक बार आप कल मंडल पढ़ लोगे ना तो आपको मंडल कभी पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे ज्योग्राफी में, उसके बाद वो इतना शानदार तरीके से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, फिर इसकी जो ऊंचाई होती है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा घनत्व में पाई जाती है। ये क्या होती है कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होती है, सर्वाधिक घनत्व में पाई जाती है। और मैंने आपको एक स्पेसिफिक आंकड़ा बताया है कि 18 किलोमीटर पे, नीचे से 18 किलोमीटर ऊपर पे क्या होती है, ये सर्वाधिक घनत्व पे होती है, सर्वाधिक घनत्व पे होती है। सर्वाधिक घनत्व इसका क्या होता है, 18 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी मोटाई, यह परत मौसम और भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। भूमध्य रेखा के पास यह पतली और ध्रुवों पर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ध्रुवों पर क्या होती है, ओजोन परत क्या होती है, मोटी होती है, लेकिन इक्वेटर पे क्या होती है, पतली होती है। अब इसके कारण को भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है। तो देखो, अब अगर मुझे बताना, अगर आपने ये कभी फैक्ट पढ़ा है और ये कब आपके पेपर में आ जाए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओजोन का निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। देखो कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे चैपमैन चक्र भी कहते हैं। देखो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओजोन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे चैपमैन प्रक्रिया भी कहते हैं। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कि जो ओजोन परत होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है वो कौन से साइकिल से होता है, तो वो होता है चैपमैन साइकिल से होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्री के लिए। ठीक है, ये कभी भी आपके प्री में आ सकता है। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यूवी रेज ऑक्सीजन अणु को तोड़कर दो अलग भागों में कर देती है, और O और O में बांट देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक O होता है और वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, O3 बना देता है। जो ये दूसरा फैक्ट बता रहा है ना, वो ये बता रहा है। ठीक है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मुझे आप एक चीज़ बताना, अब आप मुझे ये बताना कि ये कितने लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जो ये फैक्ट आने वाला है ये कितने लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि क्या क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि देखो यूवी मतलब यह परत क्या पृथ्वी के लिए एक सनस्क्रीन का काम करती है। देखो जब आप ना मेन से लिखेंगे तो तब आप ऐसी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं कि ओजोन परत क्या करती है कि एक पृथ्वी के लिए क्या है, एक सनस्क्रीन का काम करती है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि सनस्क्रीन से ओजोन डिप्लेशन भी होता है। जो हम सनस्क्रीन से ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है, बल्कि कोरल सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो कोरल हमारे होते हैं ना, कोरल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सनस्क्रीन से। ठीक है, जो जब आप सनस्क्रीन अपने मुंह पे लगाते हो उसके बाद धोते हो, वो कहीं समुद्र में जाके मिलती है, तो वो क्या करती है, कोरल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कोरल को खत्म करने के लिए, कोरल की मृत्यु का कारण क्या होती है, एक सनस्क्रीन भी होती है। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। ठीक, पर वो कोई अलग टॉपिक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, फिर यूवी किरणों से रक्षा है ना, तो सूर्य में 3 प्रकार की यूवी किरणें आती है। अब ये कितनों को पता था, जरा मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि ये कितने लोगों को पता था कि यूवी रेस 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB और UVC। देखो अब मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ। ये अपनी पृथ्वी है, माना ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, और ये क्या है, इस पे ओजोन लेयर है, माना ये क्या है, इस पे ओजोन लेयर है। ठीक है, ये इस पे क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक है, तो क्या होता होगा, 3 प्रकार की रेज आती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की रेज आती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की रेज आती हैं। ठीक है, क्या होती है, 3 प्रकार की रेज आती हैं।
ठीक है, 3 प्रकार की क्या आती है इसमें, रेज आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है कि जो यूवीसी है ये सबसे खतरनाक होती है, ओजोन इसे पूरी तरह से रोक देता है। तो जो ये है ना, ये है यूवीसी, ये है यूवीसी रेज, ठीक है, ये यूवीसी रेज है। इसे क्या करता है, ओजोन पूर्ण तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, इसे पूर्ण तरीके से वापस भेज देता है। ओजोन परत क्या करती है, जो यूवीसी होती है उसे क्या कर देती है, वापस भेज देती है, ठीक है, उसे वापस भेज देती है। लेकिन जो यूवीबी होती है यह भी हानिकारक होती है, त्वचा के कैंसर का कारण और ओजोन का अधिकांश भाग सोख लेती है। देखो जो यूवीबी होती है ना, जो यूवीबी होती है ये फॉर्मेशन ऑफ ओजोन भी होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मतलब ये ओजोन बनाने में सहायक होती है। कौन, यूवीबी रेज हमेशा क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का करती है, मतलब ये ओजोन परत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यूवीबी, ठीक है। जो यूवीबी रेज है, यूवी नहीं है वो, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरण जो क्या है बी वाली है, ठीक है, बी वाली है, ये क्या करती है, ओजोन फॉर्मेशन का काम करती है। और जो यूवी ए होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज ए होती है, यूवी ए होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज ए होती है, ये क्या करती है, यह पृथ्वी पर पहुंचती है, यह पृथ्वी पर पहुंचती है लेकिन कम हानिकारक होती है। तो जो ये पृथ्वी पर पहुंचती है ना, ये क्या होती है, कम हानिकारक होती है। तो ये कभी भी आपके पास पेपर में आ सकता है, ठीक है, यूवी ए बी सी। अब बहुत हो गया, उसने सीधे सीधे अल्ट्रावायलेट रेज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, लेकिन आपके पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूवी ए क्या करती है, पृथ्वी पर आ जाती है, यूवी बी का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता है, मतलब ओजोन को बनाने के लिए सहायक होती है यूवी बी रेज। और जो यूवी सी रेज होती है वो क्या करती है, पूर्ण तरीके से ओजोन उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। जीवन रक्षा, यदि ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर इंसानों में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। यह समुद्र, देखो ये तो क्या करता है, देखो जो स्थल वाले जीव हैं वहां पर तो ये करेगा ही नुकसान, लेकिन जो समुद्री जीव है जैसे प्लवक होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं, देखो आप मुझे बताना प्लवक क्या काम करते हैं, ठीक है, प्लवक क्यों इंपॉर्टेंट है समुद्र में, जरा इसको आप गूगल करना, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना कि प्लवक क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लवक और फसल को भी क्या करता है, ये नष्ट करता है। कौन करता है ये नष्ट, तो ये अपने यूवीज क्या करती हैं, जो प्लवक होते हैं, जो फसलें होती हैं समुद्र में, उनको क्या करती हैं, नष्ट करने का काम करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, यूवी डिप्लेशन के बारे में जान लेते हैं, ओजोन डिप्लेशन के बारे में जान लेते हैं, सॉरी यूवी नहीं, ओजोन डिप्लेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है, जब ओजोन के निर्माण की तुलना में उसका विनाश तेजी से होता है, मतलब वो उसका क्षरण ये तेजी से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र कहते हैं। मुख्य कारण क्या है इसका, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या है, मानव द्वारा बनाए गए कुछ रासायनिक ओजोन को क्या करते हैं, इसको ओजोन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कुछ मानव द्वारा बनाए गए जो ऐसे रसायन है जो क्या करते हैं, ओजोन को नष्ट करते हैं, जैसे सीएफसी हो गया, एसी, फ्रिज और स्प्रे केन में इस्तेमाल की जाती है ये गैस, और ये गैस क्या करती है, ओजोन को डिप्लेशन का कारण है, मतलब ओजोन को खत्म करने का काम करती है ये। फिर हैलोन्स है, जो अग्निशामक यंत्र है हमारे, वो भी क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लेट मतलब खत्म करने का काम करते हैं या खराब करने का काम करते हैं। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो ये भी क्या करते हैं, ओजोन को खराब करने मतलब डिप्लेटिंग करने का या क्षरण करने का काम करते हैं। विनाश की प्रक्रिया, जब सीएफसी समताप मंडल में पहुंचते हैं, जो अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब ये क्या करती है, समताप मंडल में पहुंचती है, तो सूर्य की यूवी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन परमाणु के रूप में मुक्त होती हैं, और एक क्लोरीन परमाणु 1 लाख से ज्यादा ओजोन अणु को नष्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके पेपर में कभी भी आ सकता है कि जो सीएफसी होती है, अपने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या करता है कि जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, जब वो उसको तोड़ देता है, ठीक है, जो अपनी यूवी है जो सीएफसी को क्या कर देती है, तोड़ देती है, तो उससे क्लोरीन का अणु निकलता है। तो एक क्लोरीन अणु क्या करता है, 1 लाख से ज्यादा ओजोन अणुओं का क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस वजह से क्या हो जाती है भैया, ओजोन क्षरण हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, तो ओजोन क्षरण हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा ओजोन होल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी और कब करी थी, तो 1985 में जोसेफ फरमान, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन संकलिन ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में भारी गिरावट देखी। इसे ही उन्होंने क्या बोला, ओजोन छिद्र कहा,
ठीक है। तो कौन कौन से 3 नाम थे? जोसेफ फरमान थे, ब्रायन गार्डिनर थे और जोनाथन संकलिन थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था 1985 में, क्या करा था वहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर क्या देखा था? ओजोन डिप्लेशन देखा था। तो जब इन्होंने डिप्लेशन देखा तो उसे ही क्या बोल दिया? ओजोन छिद्र बोल दिया। ठीक है, इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि अंटार्कटिका में बहुत कम तापमान होने के कारण वहाँ ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनते हैं जो क्लोरीन को ओजोन नष्ट करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। यही कारण है कि यह छिद्र मुख्य रूप से ध्रुवों पर दिखते हैं। तो कभी भी आप देखना कि ओजोन छिद्र आपको भूमध्य रेखा पर नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन कहां पर दिखेगा? पोल पे देखने को मिलेगा। उसके 2 कारण है। ठीक है, एक तो अपनी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। खैर ये हम कभी पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा कि वहां पर ओजोन डिप्लेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने और 6 दिन वाला 6 महीने और 6 महीने दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लेशन में क्या है, एक कारण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं कि दुनिया भर में ओजोन परत को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए। पहले वियना कन्वेंशन हुआ था। तो वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, तो ये कभी भी आपके प्री में आ सकता है ये क्वेश्चन कि वियना कन्वेंशन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था भैया? 1985 में हुआ था। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी थी वो कौन बनी थी? वियना कन्वेंशन बनी थी। फिर जो दूसरी बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था और यह सबसे सफल पर्यावरण संधि मानी जाती है। इसमें सभी देशों ने सीएफसी और अन्य हानिकारक रसायनों पर प्रतिबंध इनका उत्पादन में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, करने का निर्णय लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 1987 में होता। वियना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 16 सितंबर को इसी संधि की याद में, कौन सी संधि की याद में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 16 सितंबर 1987 में हुआ था। ठीक है, और इसी तिथि के कारण हम क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। उसके बाद 2016 में हुआ था किगाली संशोधन हुआ था। इसमें जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं अपने हैं, इसमें HFS जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, को भी कम करने का लक्ष्य लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल वार्मिंग एक अलग टॉपिक है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन जब इसका एक्सेसिव क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है। खैर, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो 2016 का जो किगाली समझौता हुआ था उसमें HFC को भी घटाने की बात करी गई थी। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो ओजोन को तो नुकसान नहीं करते। अब देखो हुआ क्या था, जब 1987 की बात आई थी ना, तो CFC बंद कर दिए थे। तो उस टाइम पे फिर बोला कि क्या कर देते हैं, अब HFC वाले काम करना शुरू कर देते हैं। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये तो ओजोन को खत्म नहीं करते। तो लोगों ने क्या, मतलब उसके बाद कंपनियों ने क्या करा कि HFC का प्रयोग करना शुरू कर दिया। HFC का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो ओजोन डिप्लेशन तो कम हुआ, लेकिन फिर ग्लोबल वार्मिंग चीजें क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। तो अभी इस वजह से क्या हुआ था? किगाली समझौता हुआ था 2016 में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था? किगाली समझौता हुआ था 2016 में और फिर क्या बोल दिया गया कि HFC को भी क्या करो? कम करो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके पास। फिर कुछ मेजरमेंट भी है इसके। तो ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? हम डॉप्शन में नापते हैं। और औसत मोटाई कितनी होती है? लगभग इसके 300 डॉप्शन के आसपास होती है। ठीक है, लेकिन अगर 220 डॉप्शन से कम अगर कहीं पर दिख जाए ओजोन परत की मोटाई, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं भैया? ओजोन छिद्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये ओजोन वाला टॉपिक भी बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके लिए क्या है? एक MCQ है। उम्मीद है आप क्या करेंगे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास 2, एक था पॉलिटी का, एक था ज्योग्राफी का। अब आते हैं आप इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पे आते हैं और कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन को आज क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपके पास ये 2024 के PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। PCS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, PYQ आप देखना, आपके पेपर में आया हुआ है 2025 या 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब किसी देश की कुल महंगाई हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापते हैं तो उसमें हर चीज की कीमत शामिल होती है। जैसे चावल हो गया, पेट्रोल हो गया, कपड़े हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, सब की चीज को नापते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जब इसमें क्या करते हैं? 2 चीजों को नहीं नापते। ठीक है, जिनके दाम बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं ना, जैसे सब्जियां हैं या पेट्रोल है, ये वोलेटाइल वस्तुएं हैं हमारे पास। वोलेटाइल मतलब इनकी कीमतें लगातार ऊपर लगातार नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल कहते हैं।
तो कोर इन्फ्लेशन में ना सब्जियों को भी नहीं नापते और पेट्रोल को नहीं नापते। इस बात को आप याद रखना कि कोर इन्फ्लेशन में हम क्या कर देते हैं, भोजन और पेट्रोल को क्या कर देते हैं, मतलब पेट्रोल या ऑयल को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से कौन सा कोर इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा कोर इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसमें सब लिखा रहेगा, चावल, पेट्रोल, कपड़े, ये वो अटरम सटरम लिखा रहेगा, पर आपको वहां से किन दो चीज़ों को हटाना है, तो सब्जियों को और पेट्रोल को हटाना है। ठीक है, इन अस्थिर मतलब वोलेटाइल चीज़ों को हटाकर जो महंगाई बचती है उसे क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो भी वोलेटाइल वस्तुएं हैं जिनमें लगातार क्या होता है, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, उनको हटा के जो चीज़ें बचती हैं उसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसे अंडरडाइंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की बुनियादी महंगाई को क्या करते हैं, दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, किन चीज़ों को इनको बाहर रखते हैं और क्यों रखते हैं। देखो, कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय मुख्य रूप से दो कैटेगरी को बाहर रखा जाता है। पहला है फूड और दूसरा है फ्यूल। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखना कि कोर इन्फ्लेशन में दो चीज़ें नहीं होती हैं, फूड नहीं होता, फ्यूल नहीं होता, फूड नहीं होता, फ्यूल नहीं होता। फूड में क्या होता है, क्योंकि खाने की जितनी भी कीमतें होती हैं वो मौसम, बारिश या फसल के खराब होने की वजह से अचानक क्या होती हैं, बढ़ और घट सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोर इन्फ्लेशन में नहीं रख सकते। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि कोर इन्फ्लेशन में केवल कौन सी चीजें रखी जाती हैं, जो क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर फ्यूल क्या है, ऐसी पेट्रोल मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो और क्यों हटाते हैं, इन चीज़ों के दाम अक्सर क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, टेम्परेरी कारणों से बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि बारिश कम हो गई तो प्याज महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। जो भाई क्या होता है कि इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। और महंगाई ऐसा नहीं है कि जब ये फूड में क्या होगा कि जैसे प्याज की बात करी गई है यहाँ पर, तो बारिश हो गई तो प्याज महंगा हो गया, तो इसमें तो किसी एक निश्चित वर्ग को ही फायदा होगा ना, किसी निश्चित वर्ग को फायदा होगा। तो जब वो निश्चित वर्ग को फायदा होगा तो इसको क्या करेंगे कि कोर इन्फ्लेशन के से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इनको किस में डालते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में डालते हैं। ठीक है, इसीलिए सही आर्थिक ट्रेंड जानने के लिए इन्हें क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है। तो इसका जो कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, कोर इन्फ्लेशन में से क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड और फ्यूल। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, वह कुल महंगाई दर जो आप खबरों में सुनते हैं, जैसे सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, उसमें होता है। और कोर इन्फ्लेशन में किन दो चीज़ों को हटाया जाता है, तो भोजन और फ्यूल को, भोजन और ईंधन को इससे हटाया जाता है। तो जो बची हुई महंगाई होती है उसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं अंतर क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ें आती हैं, मतलब उसमें सब चीज़ें आएंगी, खाना आएगा, पेट्रोल आएगा, कपड़े आएंगे, रेंट आएंगे, सेवाएं आएंगी, वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन में आएंगी। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा कि खाना और ईंधन को हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो अस्थिर मतलब टेम्परेरी बेस पे घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इन चीज़ों को कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, इन चीज़ों को बाहर कर देते हैं। और कोर इन्फ्लेशन में क्या बचता है, कपड़े बचते हैं, हाउसिंग बचती है और सेवाएं बचती हैं। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब आ जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में इन दो चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, खाना और ईंधन को। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन दोबारा कभी भी आ सकता है, इसलिए अपने नाक कान आंख खोल के रखें। ठीक है, उतार चढ़ाव क्या होता है, बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। ठीक है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो वोलेटाइल होती है, वो बहुत ज़्यादा अस्थिर होती है। ठीक है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि इन चीज़ों से यहाँ पर आपने क्या हटा दिया, वोलेटाइल वस्तुओं को तो हटा दिया है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में अगर वोलेटाइल वस्तुएं होंगी तो वो वोलेटाइल ही तो बताएगा, है ना। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन में वोलेटाइल वस्तु है ही नहीं तो वो क्या बताएगा, स्टेबल होती हैं वो। ठीक है, इनकी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है ना, ये शॉर्ट टर्म महंगाई दिखाती है। जैसे प्याज एकदम से बढ़ जाते हैं उनकी कीमतें, टमाटर बारिश हुई, टमाटर सड़ना शुरू हो गए, थोड़ा टमाटर बचे हैं वो क्या बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म महंगाई बढ़ाते हैं। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम टर्म दिखाती हैं अपनी, लॉन्ग टाइम तक के लिए। अगर जैसे महंगा है तो बस वो लंबे टाइम तक महंगा रहेगा। ठीक है, तो वो कोर इन्फ्लेशन होती है। यहाँ पर आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई का टारगेट रहता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को 4% से 4% और +-2, मतलब 6, ये क्या हो सकती है 2% से और 6% के बीच में हो सकती है। 4% +-2 मतलब क्या होता है कि ये तो नीचे 2% तक आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक जा सकती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, आरबीआई का ये काम होता है। ठीक है, ये आरबीआई इसको टारगेट करने का काम करती है, किसको, हेडलाइन इन्फ्लेशन को। ठीक है, लेकिन आरबीआई ब्याज दरें तय करने के लिए कोर पर कभी भी कड़ी नज़र
सॉरी कोर पर भी क्या करता है, कड़ी नज़र रखता है। ब्याज दरों को तय करने के लिए क्या करता है, कोर इन्फ्लेशन पर भी कड़ी नज़रें रखता है। कौन, आरबीआई। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जैसे 6% से ऊपर चलेगा, अभी बोला ना 4 + -2 बोला, 4 + -2 बोला, मतलब 6 से ऊपर चले गई तो यह चिंता की बात होती है। इसका मतलब यह है कि महंगाई अब सिर्फ प्याज टमाटर तक सीमित नहीं रही, बल्कि कपड़ों, जूतों और सेवाओं, मतलब जैसे हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गई, किराए हो गए, इन पे भी घुस चुकी है। मतलब ये भी अब क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको बताया था जब यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन क्या हो जाए, 6% से ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अब सभी चीज़ें, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में तो सभी चीज़ें आती हैं, है ना, केवल 2 चीज़ें नहीं आती कोर इन्फ्लेशन में, कौन, खाना और ईंधन नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो चुकी है, अब महंगाई सभी चीज़ों में घुस चुकी है। ठीक है, ऐसी महंगाई को कम करना आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में स्टिकी होती हैं, स्टिकी या मतलब चिपक जाती हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से ऐसे कौन से क्या है, इन्फ्लेशंस हैं, या ऐसी कौन सी महंगाई हैं जो अर्थव्यवस्था जो क्या होती है, अर्थव्यवस्था में चिपकने वाली टेंडेंसी दिखाती हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में, कभी भी आपके स्टेट पीएससी में या यूके SSS वाले एग्जाम में आ सकती हैं। और यूके SSS एग्जाम में इकोनॉमिक्स का दबदबा ज़्यादा है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो नीति निर्माण के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। अगर हेडलाइन महंगाई ज़्यादा है लेकिन कोर महंगाई कम है, तो सरकार या आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सब्जी और पेट्रोल के दाम जल्द ही नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्थायी महंगाई क्या होती है, अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ती है, कोर इन्फ्लेशन मतलब जहाँ पर क्या नहीं है, फूड और फ्यूल दोनों नहीं है, जहाँ पर फूड और फ्यूल दोनों नहीं है, अगर वो बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि लोगों की मजदूरी और कच्चे माल की लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसे नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाते हैं। तो ये बात याद रखना। ऊपर तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रही और इसको मतलब आरबीआई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई उसको क्या कर लेती है, सीरियस लेती है। क्योंकि अगर कोर इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, इसका मतलब अब फूड और फ्यूल के अलावा जितने भी चीज़ें हैं, चाहे अपना कपड़ा है, चाहे रेंट है, चाहे दूसरी तीसरी सेवाएं हैं, वो भी क्या होना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो इसी बेस पे क्या है, आपके पास एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और जो भी टर्म्स आपको नहीं आते तो एक बार इसको दोबारा देखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है ना, ये थोड़ा टफ टॉपिक है। ठीक है, अब अगर मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा होता तो बात अलग हो जाती, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सरल करके बताता आपको, क्योंकि हम वहाँ से एक तरफ से बढ़ रहे होते तो अब आपकी समझ में आ जाती। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक जंप कर रहे हैं, तो कई चीज़ें आपकी ऐसा हो सकता है कि आपका बेस मजबूत ना हो, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा आप गूगल वगैरह का भी क्या ले लें, सहारा ले लें इसमें। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हिस्ट्री के टॉपिक पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट पे आ जाते हैं। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, 4 चरणों में बांटेंगे। 4 चरणों में पहले क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। तो ये आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, तो साइमन कमीशन आया था 1928 में आया था। ठीक है, उसकी विफलता के कारण हुआ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें कोई भारतीय नहीं था, किसमें, साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, जिससे देश में गुस्सा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने इसमें क्या करा था, घी का काम किया था। तो लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी ना। अब आप मुझे बताओगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु एग्जैक्टली किस दिन हुई थी, और जिस दिन हुई थी ना उसी दिन सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। आप मुझे बताना कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, ये बताना मुझे। जो दूसरा फैक्ट मैं बोलना चाह रहा था वो किसी दूसरे व्यक्ति से, वो बंकिम चंद्र चटर्जी से जुड़ा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जुड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि एक बार महात्मा गांधी ने तिलक फंड बनाने की भी बात करी थी ना। हाँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा, मेरे मुंह से निकल गया, तो तिलक फंड के बारे में थोड़ा सा मुझे बता देना। और दूसरा आप मुझे बता देना लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, फिर है लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार कहा कि हमें क्या नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब मुझे आप बताना कि डोमिनियन स्टेट किसे बोलते हैं। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि देश में जो सत्ता है, ठीक है, मतलब देश के जो सारे काम चलेंगे वो ऊपर वाली स्टेट से चलेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे काम हैं वो नीचे वाले चीज़ों को दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट इसे कहते हैं। लेकिन आप एक बार डोमिनियन स्टेट को गूगल में पढ़ लेना और मुझे भी बताना कि डोमिनियन स्टेट क्या होती है। ठीक है, नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। 26 जनवरी 1930 को पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आप मुझे अब देखो, ये भी कई बार प्रीलिम्स में आ चुका है कि पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया है,
है पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। उसी बीच क्या हुआ था कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। किसके सामने रखी थी? इरविन के सामने रखी थी, ठीक है। और उसमें मुख्य मांगे क्या थी? नमक कर को समाप्त करना, सेना का खर्च 50% कम करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। देखो यहाँ पर ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मुझे ना एक चीज़ बताना, आपके पास स्पेक्ट्रम होगी तो आप जरूर एक बार इसको क्या कर लेना, 11 सूत्रीय मांगों को पढ़ लेना, ठीक है। वहीं से आपको एक निष्कर्ष निकलने को मिलेगा। कौन सा निष्कर्ष? तो जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो फांसी हुई थी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्यों इनको फांसी हुई थी, ठीक है ना। तो आप एक बार उस रेफरेंस को जरूर पढ़ लेना, वो इतिहास की घटना, एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। यहाँ पर तर्क क्या दिया जाता है कि गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि यह अमीर और गरीब दोनों की क्या थी? जरूरत थी। यह मुद्दे को हर घर तक ले गया, क्योंकि देखो नमक तो हर किसी के क्या है लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो नमक तो सभी खाते हैं ना। तो नमक क्या है? सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो ये नमक वाला टर्म है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इसी वजह से सबसे पहले महिलाओं ने यहाँ पर भाग लेना शुरू किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम क्या हुआ कि इरविन ने मना कर दिया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? इरविन ने मना कर दिया और महात्मा गांधी जी ने एक कोट दिया यहाँ पर, मतलब एक बात कही कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। तो आपको ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा कौन सी घटना में बोला कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर दिया गया। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी का जो 11 सूत्रीय मांगे थी इरविन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर ये बातें बोली गई थी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा जो एस्पेक्ट है इसमें क्या है? दांडी मार्च की शुरुआत। तो दांडी मार्च से कई बार सीधे क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि कितने तारीख को शुरू हुई थी। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ क्या हुई थी? ये मार्च शुरू हुई थी। कई बार ये नंबर भी पूछ देते हैं। आप मुझे बताना कि इस 78 अनुयायी में ना एक महिला भी थी, और वो महिला कौन थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। इसमें रोचक तथ्य क्या है कि सबसे बुजुर्ग गांधी जी थे इसमें 61 वर्ष के, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या थे? युवक थे। 16 से 18 साल के इसमें छात्र भी थे। कितनी दूरी थी? तो 240 मील। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं जरा बताना? एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो लगभग क्या थी? 385 से 390 किलोमीटर की क्या थी? ये यात्रा थी, ठीक है। जो लगभग 10 मील क्या करते थे? रोज लगभग ये चलते थे, और रास्ते में सभाएं करते थे, लोगों को जोड़ते थे अपने साथ। और 12 मार्च को तो शुरू हुई थी, लेकिन समाप्त कब हुई थी ये दांडी मार्च? तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। दांडी नवसारी जिला पहुंचकर, गुजरात में है ये, उन्होंने क्या करा था? एक मुट्ठी नमक उठाया था, और इसी से क्या करा था? उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। सिद्धांत क्या था? यह सिर्फ नमक नहीं था, यह ब्रिटिश कानून के गाल पर एक तमाचा था। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ पूरे भारत में? अब यहाँ से ना आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में क्या होता है? देखो उत्तर पश्चिम में खान अब्दुल गफार खान, जिनको हम कहते हैं सीमांत गांधी कहते हैं, इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया। अब आपको मुझे बताना है कि ये कौन से साल में बनाया इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया, ठीक है। विशेष नोट क्या है कि यहीं पर पेशावर कांड हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे पठानियों पर क्या चला दी थी? गोलियां चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है हमारे उत्तराखंड के एस्पेक्ट से कि पेशावर कांड कब हुआ था भैया? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने क्या करा था कि इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे पठानियों पर क्या गोली चलाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया गया था। अब इसी का विस्तार दक्षिण में कैसे हुआ? तमिलनाडु में जैसे सी राजगोपालाचारी ने क्या करा था? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा करी थी। केरल में के कलियप्पन ने क्या करी थी? कालीकट से पैनूर तक की यात्रा करी थी। और यूपीएससी का एक PYQ ये हमेशा आता था पेपर में, हमेशा नहीं, मतलब एक बार आया था और मैं इसको गलत करके आया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पूर्वोत्तर में 13 साल की जो रानी गाइडेनल्यू थी ना, उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। और वहां पर क्वेश्चन यही आया था कि जो रानी गाइडेनल्यू थी ना, उनको रानी की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, रानी गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो नेहरू जी ने दी थी। और ये क्वेश्चन ना कभी भी आपके PCS RO ARO
या लोअर पीसीएस, ये कहीं पर भी आ सकता है कि रानी गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, नेहरू जी ने दी थी। और ये कहाँ से रिलेट करती हैं, तो मणिपुर और नागालैंड से रिलेट करती हैं। उस टाइम पे ये एक ही रहा होगा पूर्वोत्तर। तो यहाँ पर आप इसको क्या करना, याद करने की कोशिश करना, ठीक है, कि रानी गाइडिनल्यू का संबंध किससे, नागालैंड मणिपुर से है, और इनको रानी की उपाधि किसने दी थी, तो नेहरू जी ने दी थी। ये आ चुका है पेपर में, पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है। धरासना सॉल्ट वर्कर्स गुजरात में, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। मणिलाल कौन थे, देखो किसी कई बहुत लोगों को पता नहीं होगा, गांधी जी के बेटे थे मणिलाल, ठीक है, के नेतृत्व किया था यहाँ पर धरसाना में, ठीक है, जो सॉल्ट वर्कर्स है। पुलिस ने लोहे की मूठ वाली लट्ठियों से क्या करा था, इनको मारा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक अमेरिकी जो पत्रकार थे, वेब मिलर थे, इन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखा। और कई युवा, ठीक है, गांधी जी के कार्यों को ऐसे ही दरकिनार कर देते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं क्या कर दिया हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो गांधी जी के क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक बात मुझे बताना, जो व्यक्ति इतने शांत होके, ठीक है, चीज़ों का समाधान कर सकता है, देखो अगर किसी ने आपको कुछ बोला, आपने उसको गुस्से में कुछ बोला, तो ये तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपको उकसाया और आपने शांत मन से, ठीक है, उसके विपरीत काम किया, ठीक है, तो वो कितनी बड़ी बात होती है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। जो भी लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि उनकी आत्मकथा एक बार पढ़ लेना, और आप अपनी ज़िंदगी में वो सब काम कर सकते हैं जो गांधी जी ने करे, तो उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करना, वरना उनको क्रिटिसाइज़ कोशिश करने की भी भूल मत करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है। ऐसे लोग सदियों में एक आध बार ही जन्म लेते हैं, ठीक है, जैसे गांधी जी हैं। तो उनको जब क्रिटिसाइज़ करते हो तो ज़रा उनके कर्मों को भी देख लेना और अपने कर्मों को भी देख लेना, और दोनों से तुलना करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सामाजिक भागीदारी, सोशल पार्टिसिपेशन मतलब सॉरी, मैंने बोला था ना, नमक क्या था, हर घर की वो है, ज़रूरत है। तो इसमें पहली बार क्या हुआ था, महिलाएं घर की दहलीज लांघकर जेल गई थी। शराब और विदेशी कपड़ों की इन्होंने क्या करी थी, दुकानों पर धरना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्यापारी वर्ग, भारतीय उद्योगों को भारतीय आयात से नुकसान हो रहा था, इसलिए बिरला और टाटा जैसे उद्योगपति ने भी क्या करा, कांग्रेस को फंड किया, इंपॉर्टेंट है। फिर किसान और मजदूर, यूपी बिहार गुजरात के किसानों ने नो रेंट अभियान चलाया। पूछा जा सकता है कि नो रेंट अभियान का संबंध कौन सी बड़ी घटना से है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और कहाँ के लोगों ने चलाया था, तो यूपी बिहार और गुजरात के लोगों ने चलाया था, ठीक है। मुस्लिम भागीदारी, विश्लेषण, इसमें विश्लेषण ये करता है कि इन आंदोलनों में मुस्लिम भागीदारी असहयोग आंदोलन 1920 की तुलना में कम थी, क्योंकि मुस्लिम लीग और सरकार की बांटो और राज करो नीति अपना असर दिखा रही थी, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूर्ण तरीके से बता दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या है, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका अंत में क्या प्रभाव हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ, कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। ये आपके पेपर में आ सकता है, एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है आपको कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 हुआ था, 31 को हुआ था। आंदोलन को बीच में रोकना पड़ा। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भी तैयार हो गए थे। और ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी कौन से जहाज में गए थे, आप ये गूगल करके मुझे बताना कि गांधी जी कौन से जहाज में गए थे वहां पर, ठीक है, लंदन में, ठीक है। विफलता क्या थी, लंदन में बात नहीं बनी, गांधी जी वापस आए, आंदोलन दोबारा शुरू किया 1932 से 34 में, लेकिन तब तक जोश क्या हो चुका था, ठंडा हो गया था। आंदोलन का निचोड़ क्या निकला, भले ही हमें तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इस आंदोलन ने तीन चीज़ें की। पहला, अंग्रेजों का नैतिक बल ख़त्म कर दिया, जो मॉरल अथॉरिटी थी ना, उसको ख़त्म कर दिया। महिलाओं और गरीबों को राजनीति के मुख्य धारा में लाया। देखो क्यों लाया, क्योंकि नमक एक तभी बोल रहा हूँ कि गांधी जी इतने समझदार थे ना, इतने मतलब उन्होंने सोचो कि उन्होंने नमक क्यों तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो बिल्कुल हमारे समाज के सबसे निचले स्थान पर हैं, उनको कैसे इस मूवमेंट के साथ जोड़ा जाए, महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। बताओ, इतना डीप थिंकर कोई हो सकता है क्या। और ये रियल फिनोमिना है एक। गांधी जी ऐसा नहीं है कि किसी वेब सीरीज में काम कर रहे हैं कि वो सब कुछ अच्छा होगा। जब इंसान के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो तब उसको पता चलता है कि कहाँ से वो रास्ता बाहर निकलने का, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसे हल्के में मत लो। तो गांधी जी ने इतने शानदार तरीके से क्या करा, इसमें लोगों को जोड़ा, महिलाओं और गरीबों को राजनीति की मुख्य धारा में लाए। इसके
दबाव के कारण ही बाद में 1935 को भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जो हमारे संविधान पर क्या 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 बना, आधार बना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एमसीक्यू है। मुझे उम्मीद है आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, 2-3 टॉपिक। अब हमारे पास दो एक टॉपिक और बचते हैं, विटामिन्स, ठीक है। अब हम ये साइंस के टॉपिक को देखते हैं, विटामिन्स। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। भले ही इनकी ज़रूरत हमें क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करता। देखो, जो मैं आज विटामिन पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये विटामिन है इंपॉर्टेंट आपके लिए, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग विटामिन की गोलियां खाते हैं ना, वो थोड़ा सावधान हो जाए, ठीक है। बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे अपने आप विटामिन की गोलियां खाना शुरू मत कर देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक फैट में घुलनशील। एक फैट सोलेबल मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने के लिए आप क्या याद रखते हैं, WBC। वाटर में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है वाटर में, ठीक है। तो ये विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में जमा नहीं होते हैं, ये पानी के साथ निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें अपनी रोजाना ज़रूरत होती है। इसीलिए इनकी क्या होती है, हमें रोजाना ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन सी की, विटामिन बी की हमें क्या होती है, रोजाना ज़रूरत होती है। इस बात को याद रखना, ठीक है। और WBC से याद कर लेना, वाटर में सॉल्युबल है कौन, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल है विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कौन है, तो कीड़ा से याद कर देना वापस, कीड़ा से, KEDA, कीड़ा से याद कर लेना। तो ये किस में है, वसा में है, ठीक है। कीड़े क्या होते हैं, मोटे होते हैं ना, मोटे। तो ऐसे याद कर लेना कि वो क्या है, मोटे कीड़े हैं, फैटी वाले कीड़े हैं। तो उनको क्या करना है, विटामिन मतलब वसा में घुलनशील कौन है, कीड़ा है, ठीक है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है। ये विटामिन हमारे शरीर में फैट सेल्स और लीवर में जमा होते हैं। इनका अधिक सेवन नुकसानदायक भी होता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक कर दिया, तो ये क्या देंगे, आपको नुकसान भी देंगे, ठीक है। शायद ही आपने कभी विटामिन के बारे में ऐसा भी पढ़ा हो, ठीक है। मुझे वैसे लगता है कि पढ़ा होगा, ठीक है। फिर विटामिन ए क्या है, आंखों की रोशनी, इम्यून सिस्टम और त्वचा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी योग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है। लेकिन जो विटामिन बी में जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसमें क्या है, उसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी में इम्यूनिटी बढ़ती है और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और स्कर्वी जैसा रोग होता है। विटामिन डी में जैसे हड्डियों का, ये कैल्शियम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस जैसा रोग होता है। विटामिन ई क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बालों और त्वचा के लिए यह एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और ये क्या है, मांसपेशियों की कमजोरी, बालों का झड़ना, त्वचा इसका क्या है, कमी के कारण होता है। विटामिन के, चोट लगने पर खून का थक्का, ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि वो ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। तो विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, ठीक है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम और DNA बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खून की कमी जैसे एनीमिया, हाथ पैरों में झंझनाहट, याददाश्त कमज़ोर होना, ठीक है। तो ये विटामिन बी के क्या है, विटामिन 12 के क्या है, वो है क्या है, समस्या, मतलब विटामिन B12 की कमी से ये सारी चीज़ें होती है, जैसे एनीमिया हो गया, हाथ पे। देखो, अब आपको क्या करना है मैं चाहता ना तो यहाँ पर B1, B2, B3, B4, B6 और ये सब बना देता, लेकिन ये आपको खुद देखना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको स्पून फीडिंग करूँ, लेकिन आपको बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये पूर्ण तरीके से क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और जिसने इसका कमेंट सेक्शन में सबसे अच्छा आंसर दिया, मैं उसको वहाँ पर पिन करूँगा। और जो लोग नहीं देख पाए ना, तो ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन देख जरूर लेना। जब भी आप ये वीडियो क्या करोगे, देखोगे, तो एक बार ये कमेंट सेक्शन में जरूर देखना। मैंने पिन किया होगा इसका आंसर, और मुझे पूर्ण उम्मीद है 2-3 लोगों से, ठीक है, कि जो इसका क्या करेंगे, सही ढंग से आंसर करेंगे। जो लोग मुझे आंसर राइटिंग भेजते हैं ना, मेरी उनसे ही एक्सपेक्टेशन है। तो प्लीज़ जो लोग आंसर इसका क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं, वो इसको जरूर से क्या करना, कमेंट सेक्शन में इसको लिखने की कोशिश करना। जो हम अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको पूर्ण तरीके से डिटेल से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है इसमें, जैसे विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से आजकल भारत में विटामिन डी धूप की कमी के कारण और विटामिन B12 शाकाहारी लोगों में की कमी बहुत आम पाई जाएगी। मतलब जो शाकाहारी लोग होते हैं ना, उनमें विटामिन 12 की कमी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांसाहारी बन जाओ, इसके इनटेक लेना शुरू कर देना, ठीक है। और विटामिन डी धूप से मिलता है, तो ये भी आजकल भारत में, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो घर में रहना पसंद करते हैं, उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। पकाने का असर,
विटामिन सी बहुत ही नाजुक होता है। अगर आपने सब्जियों को उबाला या धोया ज़्यादा तो विटामिन सी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सप्लीमेंट वर्सेस जो अपना भोजन होता है, हमेशा प्राकृतिक भोजन से विटामिन लेने की कोशिश करनी चाहिए। सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन जो ए डी ई के है ना, मैंने बताया था कीड़ा जो कि क्या है वसा में सोलेबल है, ठीक है, जो क्या है फैट में सोलेबल है, कि अधिकता से क्या होते हैं शरीर में इसके जहरीला, मतलब शरीर को ये जहरीला बना देते हैं। विटामिन से 3 जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कई बार आपके पास अब क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है या विटामिन है, तो वो कौन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर को जहरीले पदार्थों से बचाते हैं और कैंसर और बुढ़ापा की गति को कम करते हैं। तो जिन भी लोगों पे बुढ़ापा आना शुरू हो गया है वो क्या करें? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का इंटेक करना शुरू कर दें। फिर हाइपरविटामिनोसिस क्या होता है? विटामिन की कमी बुरी है, लेकिन अधिकता भी बुरी है। मतलब जैसे विटामिन की कमी क्या होता है? बेकार होता है, लेकिन अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट में क्या ले ली, विटामिन ले लिए, तो वो भी बुरे हैं। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से विटामिन ए और विटामिन डी की गोलियां ज़्यादा खाते हैं तो यह लीवर को ख़राब कर सकता है। इसे विटामिन की विषाक्तता भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, विटामिन ए और विटामिन डी की जो गोलियां खाते हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाए, ठीक है, इन मामलों में। बनाने की क्षमता, हमारे शरीर में केवल विटामिन डी और विटामिन ई का निर्माण कर सकता है। हमारा शरीर क्या कर सकता है? केवल विटामिन डी और विटामिन ई का ही निर्माण कर सकता है। बाकी सभी विटामिन हमको क्या लेने होते हैं? भोजन से लेने होते हैं। और ये पेपर में आ सकता है, कभी आया भी है बल्कि, कि ठीक है कि हमारा शरीर निम्न में से कौन सा विटामिन खुद ही बना लेता है, ठीक है, या हमें किन विटामिनों की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो विटामिन डी और विटामिन के की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा शरीर ही क्या कर देता है? फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी और विटामिन के कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक टुच्चा सा क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से यार इतना, मतलब वही है ना कि पढ़ा दिया बहुत बड़ा और क्वेश्चन दे दिया टुच्चा सा, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को जो मर्जी है आपकी, करोगे तो कर लेना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पर एक बार कर लेना। सॉरी, ये क्या इस कर भी हाँ, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सदाबहार टॉपिक है। उत्तराखंड की जो एससी और एसटी जनसंख्या है 2011 के अनुमान से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इनकी जनगणना देख लेते हैं। टोटल 65 जातियां क्या है राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों में रखा गया है, 65 जातियों को, ठीक है। अब देखो एससी और एसटी का टोटल परसेंट उत्तराखंड में कितना है? तो 21.65% के आसपास क्या है टोटल एससी और एसटी हैं। इसमें से एससी कितने हैं? तो 18.8% है एससी, और एसटी कितने हैं? तो 2.9% है एसटी, ठीक है। अब जरा मैं इसको खुद ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2.9% तो क्या है? एसटी है हमारे पास, शेड्यूल ट्राइब। और शेड्यूल कास्ट कितने हैं? तो 18.8% हमारे पास क्या है? एससी हैं, ठीक है। इनका लिंग अनुपात की बात करें तो एससी की लिंग अनुपात कितना है? 936 है, और एसटी का लिंग अनुपात क्या है? 963 है, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है, ठीक है। जो अनुसूचित जातियों की संख्या है वो सर्वाधिक कहाँ है? तो हरिद्वार में है, फिर है उधम सिंह नगर में, और फिर है देहरादून में। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हैं हरिद्वार में, ठीक है। फिर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। फिर कहाँ पर है? देहरादून में। जो न्यूनतम है वो सबसे न्यूनतम कहाँ पर है? चंपावत में है, फिर है रुद्रप्रयाग में, फिर है बागेश्वर में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप परसेंटेज की दृष्टि से देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियाँ हैं परसेंटेज के हिसाब से वो बागेश्वर में कितना है? 27.73%। 27.73% लोग क्या हैं? एससी हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर है पिथौरागढ़ में, फिर है उत्तरकाशी में, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? तो देहरादून में कितना है? 13.49% है, ठीक है, 13.49% है। फिर उधम सिंह नगर और फिर टिहरी में। अगर आप साक्षरता की बात करो तो ये इनकी औसत साक्षरता कितनी है? 74.4%, 74.4% है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है साक्षर? तो नैनीताल में है, और सबसे न्यूनतम कहाँ है? तो उधम सिंह नगर में है, ठीक है। अब आप अगर आरक्षण की बात करो तो लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं एससी के लिए? तो 1 आरक्षित सीट है, ठीक है। 5 तो टोटल हमारे पास क्या है? लोकसभा की सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 1 सीट क्या है? आरक्षित है, और वो कहाँ की सीट है? तो अल्मोड़ा की है। अल्मोड़ा की सीट जो क्या है वो है एससी के लिए आरक्षित है, एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। और जो राज्य विधानसभा में है 70 सीटों में से जो 13 सीटें हैं, 13 सीटें हैं वो क्या है? एससी के लिए आरक्षित हैं। और सबसे ज़्यादा जो एससी के लिए आरक्षित है वो 3 सीटें हैं, कहाँ से? हरिद्वार से। कहाँ से हैं? हरिद्वार से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ठीक है। ये आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब बढ़ते हैं हम
टी की तरफ, ठीक है। एसटी की तरफ बढ़ते तो हमारे पास कितनी जनजातियाँ हैं एसटी? 5 जनजातियाँ हैं। जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी क्या है हमारे पास? 5 जनजाति हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन की है? तो थारुओं की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किन की है? तो थारुओं की है, ठीक है। किसकी है? तो थारू की है, ठीक है। अब अगर सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो भूटियों की है, और कितनी है? 10-40 इनकी क्या है? लिंग अनुपात है। इनका लिंग अनुपात कितना है? तो भूटियों का लिंग अनुपात है 10-40। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किन की है? तो राजी की है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो राजी की है। और सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंग अनुपात भी किन का है? राजी का है। कितना है? 885 है। कितना है? 885 है। अब अगर आप एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखोगे ना तो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है देहरादून में, और तीसरे नंबर पर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और न्यूनतम देखोगे तो सबसे न्यूनतम एसटी कहाँ पर है? तो भैया रुद्रप्रयाग में है, फिर है टिहरी में, फिर है अल्मोड़ा पे। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो सर्वाधिक जो एसटी हैं वो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में, फिर है देहरादून में, फिर है चमोली में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो टिहरी में है, फिर है अल्मोड़ा में, ठीक है, फिर पौड़ी में है, ठीक है। इनकी साक्षरता की बात करोगे तो इनकी साक्षरता कितनी है? 73.09%, 73.09%। और सबसे ज़्यादा साक्षर कौन कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग में है। कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा साक्षर एसटी में? तो रुद्रप्रयाग है। और सबसे न्यूनतम कौन है? तो हरिद्वार है। अब अगर आप इनको आरक्षण की बात करो तो देखो लोकसभा में तो ऐसा कोई आरक्षण है नहीं, ठीक है, लेकिन राज्य विधानसभा में इनके पास 2 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। पहली है चक्राता की, और दूसरा है नानक मत्ता, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? यूएसएन में है, उधम सिंह नगर में है नानक मत्ता, और चक्राता कहाँ है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। तो ये जो 2 सीटें हैं वो आरक्षण है। और इनके आरक्षण कितने हैं इनके लिए? तो 4% आरक्षण है, ठीक है, 4% आरक्षण इनके लिए। और एससी के लिए कितना आरक्षण है? तो 19% का आरक्षण क्या है? एससी के लिए। अब आप मुझे बताओगे कि ओबीसी के लिए कितना % आरक्षण है? ओबीसी के लिए कितना % आरक्षण है, ठीक है, ये आप मुझे क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्या होगा? पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।